सुप्रभात, नमस्कार सभी छात्राओं को बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में कड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बीए और बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विषय इतिहास के रूप में मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी का है, उसी में प्रकरण के रूप में जो अध्ययन करेंगे वह है मुगल वंश के प्रमुख शासकों में शाहजहां का शासनकाल, जो 1628 से लेकर 1658 का समय रहा शासनकाल था। उसी में महत्वपूर्ण बिंदु जो है अंतिम शाहजहां के समय का, क्योंकि हमने शाहजहां को कल पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हुए उसी प्रकरण को आगे लेते हैं। शाहजहां के जीवन काल के अंतिम समय में उत्तराधिकार का जो संघर्ष आरंभ हुआ उसका अध्ययन करेंगे, तथा उत्तराधिकार संघर्ष वह संघर्ष जो कि मुगल वंश के शासकों में गद्दी को लेकर शाहजहां के पुत्रों में लड़ा गया, अर्थात आपस में संघर्ष की स्थिति बनी। तो शुरुआत करते हैं हम शाहजहां के जीवन के उस समय की जिस समय संघर्ष आरंभ हुआ और कितने चरणों में रहा, उसको विधिवत रूप से देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, शाहजहां का काल। क्योंकि शाहजहां का अगर पूरा काल देखें पूरा तो 1592 में उनका जन्म हुआ था और 1686 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी, जो कि पूरे पीरियड के अनुसार उन्होंने लगभग 76 वर्ष, कितने वर्ष, 76 वर्ष तक उन्होंने जीवन को जिया, अर्थात उनका जीवन काल 76 वर्ष का था, 74 ईयर का। उसके बाद उनकी जो मृत्यु हुई 1686 में, वो समय कब आया उससे पहले हम पढ़ते हैं कि उनके जीते जी उनके शासनकाल में उसके पुत्रों के द्वारा उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई, वो किस रूप में और कहाँ कहाँ किस किस के मध्य ये युद्ध हुए। क्योंकि इतिहास में इन प्रश्नों को, इन उत्तराधिकार के संघर्ष को एक प्रश्न के रूप में भी लिया जाता है, जिसमें आता है कि शाहजहां के शासनकाल में कोई उत्तराधिकार संघर्षों का उल्लेख कीजिए, या फिर ये पूछा जाता है कि शाहजहां के कौन कौन से पुत्र थे जिनके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हुआ और अंत में किसे विजय के रूप में सफलता मिली। तो बात करते हैं हम यहाँ से उत्तराधिकार संघर्ष के प्रमुख युद्धों की। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा उत्तराधिकार के युद्धों में मुख्यतः प्रमुख संघर्ष जो हुआ उसमें 4 प्रकार का या 4 युद्धों को गिना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये 4 युद्ध निम्न प्रकार है, जिनका समय विधिवत रूप से दिया हुआ है, स्थान भी सामने लिखा है जहाँ पर युद्ध लड़े गए। तो हमारा दूसरा बिंदु है उत्तराधिकार के जो संघर्ष हुए वो प्रमुख युद्ध कहाँ कहाँ हुए, लेकिन उसको समझने से पहले हमें तीसरे बिंदु पर ध्यान देना होगा जो लिखा है शाहजहां के प्रमुख उत्तराधिकारी। क्योंकि शाहजहां के जो पुत्र थे वो कितने थे और कौन कौन से थे। तो अगर विधिवत रूप से देखें, संतान की बात करें तो शाहजहां के कुल 7 संतान थी, अर्थात वैसे तो माना जाता है कि शाहजहां के जो थे अंजुमन बानो बेगम से 14 संतानें प्राप्त हुई, लेकिन उनमें विधिवत रूप से यहाँ पर जो जीवित रही और जिन्होंने अपना जीवन काल देखा उसमें 7 संतानों को गिना जाता है, जिसमें 4 पुत्र, शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियों को, 3 जो थी वो पुत्रियां थी। इस प्रकार कुल 7 संतान जो थी शाहजहां के जीवन काल के दौरान थी। उनमें से 4 पुत्रों की बात करें उत्तराधिकार के रूप में जिनके मध्य संघर्ष हुआ, उनमें सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जिसे कहते हैं वो था धारा, जिसे धारा सिंह नाम से भी जाना जाता है। ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ था और आयु से भी श्रेष्ठ था और अपने आप में ये शिक्षाविद के रूप में विद्वानों का आश्रयदाता भी रहा। कला और संस्कृति साहित्य में इसने अपना योगदान दिया, इसलिए इसको अपनी योग्यता के आधार पर शाहजहां के बाद में उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय भी किया गया। जबकि शेष 3 पुत्रों की बात करें तो नंबर 2 पे आता है धारा के बाद में सुजा। सुजा जो था वो नंबर 2 या दूसरे स्थान पर पुत्र था। तीसरा जो था वो रंजीत जो महत्वपूर्ण था और नंबर 3 पर था जो कि महत्वाकांक्षी था, और नंबर 4 पर मुराद जो कि सबसे छोटा पुत्र था। तो इस प्रकार से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। 3 पुत्रियों की बात करें तो कौन कौन सी थी? पहली जहां आरा जिसने अपने पिता की भी सेवा की बाद में, अर्थात शाहजहां की भी सेवा की और धारा का भी पक्ष लिया। इसका पक्ष लिया इसने, धारा का पक्ष लिया।
दूसरा रोशन आरा, इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। इसका पक्ष लिया औरंगजेब। जब युद्ध हुआ उत्तराधिकार का तब इसने औरंगजेब की ओर से अपने आप को शामिल किया। और तीसरी थी जहां रोशन आरा, और एक और है जिसने मुराद का पक्ष लिया। इसका पक्ष लिया मुराद, क्योंकि इसका नाम था सही, इसके भी आगे नाम के आगे आरा शब्द है। इस प्रकार से 3 बहनें थी। इन तीनों बहनों में अलग अलग भाइयों के आधार पर, या ये कह सकते हैं अलग अलग उन्होंने पक्ष लिए, जिसमें धारा का पक्ष जहां आरा ने, औरंगजेब का पक्ष रोशन आरा ने, और एक और जिसका नाम शहजादियारा मुराद के पक्ष में उसने अपना पक्ष रखा। और इस प्रकार से 3 पुत्रियां शाहजहां की और 4 पुत्र ये थे जिनके मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें सबसे बड़ा बेटा धारा ज्येष्ठ पुत्र, दूसरा सुजा। अब ये भी बता दें आपको कि धारा कहाँ का उत्तराधिकारी था और शाहजहां के जीवन काल में इसको कहाँ का शासक या सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसके द्वारा शाहजहां के द्वारा इसे जो उत्तराधिकार दिया गया अपने जीवन काल में ही, वो था दिल्ली और आगरा का। अर्थात दिल्ली और आगरा जो थे ये इसके अधीन थे, धारा के अधीन थे। सुजा को बंगाल का सूबेदार बनाया गया, अर्थात बंगाल का स्वतंत्र शासक नियुक्त किया गया। औरंगजेब को दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ प्रांत, गुजरात जो था उसके कुछ प्रांत दिए गए थे। हालांकि यहाँ पर इसको ये भी कह सकते हैं आगरा का दिल्ली पर स्वयं साझा था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगरा और पंजाब ले लेते हैं, क्योंकि उसमें पिता के होते हुए पूरी गद्दी नहीं दी जाती थी, खाली उत्तराधिकार के रूप में अधिकार था। तो पंजाब और आगरा जो थे वो धारा के पास थे। बंगाल पूरी तरह से किसके अधीन था? सुजा के अधीन था, सुजा के पास। और औरंगजेब के पास दक्षिण भारत और गुजरात के कुछ प्रांत यानी छोटे छोटे क्षेत्र जो होते। और पूरी तरह से गुजरात का स्वतंत्र शासक जो था वो मुराद था। गुजरात में पूरी तरह से जिसका अधिकार था वो किसका था? मुराद का। तो मुराद 4 नंबर पे था, चौथे नंबर का पुत्र था, इसलिए इसको गुजरात का स्वतंत्र शासक बनाया हुआ था। औरंगजेब को दक्षिण भारत की कमान दी गई थी, साथ में गुजरात के कुछ प्रांत थे। सुजा को बंगाल का क्षेत्र दिया हुआ था, पूरी तरह से वहां का ही रहा था, शासक था। और पहला जो पुत्र था ज्येष्ठ पुत्र धारा, उसे पंजाब और आगरा के आसपास का क्षेत्र दिया हुआ था। तो इस प्रकार से ये इसके उत्तराधिकार के शासक के रूप में शासन कर रहे थे, जब शाहजहां विधिवत रूप से दिल्ली पर गद्दी पर आसीन था। लेकिन बात उस समय की है, प्रस्तावना के रूप में देखें तो 1658 के समय की, क्योंकि 1658 का समय वो था वहां से शाहजहां जो था रुग्ण अर्थात बीमार होना आरंभ हुआ। और उसके बीमार होने के बाद से ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष के लिए युद्ध होने आरंभ हो गए, क्योंकि उन्हें आपस में एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या का भाव था, जिसमें विशेष रूप से धारा जो था उसमें ऐसा कोई भावना नहीं थी। जबकि शेष तीनों भाई जो थे सुजा, औरंगजेब और मुराद, ये तीनों सुजा, मुराद और औरंगजेब ये धारा से भी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि धारा दिल्ली और आगरा के आसपास था, जबकि ये तीनों भाई अन्य क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। इसीलिए उन्हें आशंका थी कि पिता जो है अर्थात शाहजहां अपनी मृत्यु के बाद अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित न कर दे? धारा को न कर दे। इसीलिए उन्होंने धारा से ईर्ष्या शुरू कर दी, और साथ ही साथ वो शाहजहां से भी अपने आप को कट्टर मनी मन में भेदभाव करने लगे। उसी के परिणाम स्वरूप माना जाता है कि तीनों भाइयों ने एकजुट होकर समझौता किया, क्योंकि शाहजहां जब गंभीर बीमार हुआ उसमें उसने अपने अंतिम शासनकाल की बागडोर जो संभाली या जिसको सौंपी वो अपने ज्येष्ठ पुत्र धारा को सौंप दी। इसीलिए शाहजहां की योग्यता का समाचार जब अन्य 3 पुत्रों को मिला तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि आपस में मिलकर हमें क्या करना चाहिए, हमें धारा को गद्दी से हटाकर हमें स्वयं गद्दी प्राप्त करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने बादशाह से मिलने का निश्चय किया और अपने गुप्त दूतों को भेजकर ये कहलाया कि हम तीनों भाई क्या करना चाहते हैं, अपने पिता के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। अतः उन्होंने तीनों भाइयों ने समझौता करते हुए दिल्ली की ओर कदम बढ़ाया, और उसी से माना जाता है कि जब उन्होंने आपस में
समझौता करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। वहीं से उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत या आरंभ हो गया। हालांकि बुरहानपुर एक जगह है जिसमें मैंने शामिल नहीं की है, जहां पर शुजा ने शाही सेना के साथ युद्ध किया था। शुरुआत उसी ने की थी, क्योंकि शुरुआत में शुजा जो था, उस शुजा ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया नंबर 2 बेटे ने, और आगे दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। और उसी समय शाही सेना में सुलेमान सिको और कौन था, जय सिंह, इन दोनों की सेना ने मिलकर, अर्थात दोनों के संयुक्त को बोलकर ये भी कह सकते हैं शाही सेना में दोनों नाम आएंगे, संयुक्त नाम जिसको कह सकते हैं हम, सुलेमान सिको और जय सिंह, दोनों की सेना ने मिलकर क्या किया, शुजा को पराजित कर दिया। कहाँ पर, बुरहानपुर। यहाँ से युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश में था, यहाँ से युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन विशेष युद्ध जो माना जाता है, जहाँ से युद्ध मोटे तौर पर या विधिवत रूप से आरंभ हुआ, वो पहला युद्ध माना जाएगा। प्रमुख युद्धों में 4 युद्ध है, जिनमें पहला है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध है, धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध से युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि शुजा जो है वो जय सिंह से और सुलेमान सिको और जय सिंह, इन दोनों से हार चुका था। कौन से युद्ध में, बुरहानपुर की जगह है, गांव है, जगह है, वहां पर युद्ध हुआ और उसमें हार गया। किंतु धर्मत का युद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिस युद्ध का समय है 14 अप्रैल 1658। ये भी एक नोट करने की बात है कि जो उत्तराधिकार के युद्ध चले वो लगातार 2 वर्ष तक चले, जिनमें शुरुआत 58 से हुई और अंतिम निर्णायक विजय के रूप में जो औरंगजेब को प्राप्त हुई वो 1659 ईस्वी का समय था। तो पहला युद्ध धर्मत का युद्ध हुआ 14 अप्रैल 1658 को उज्जैन कहाँ है, एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में उज्जैन के समीप लड़ा गया, जो कि उज्जैन से 14 मील दूर जगह है। कितनी मील दूर, 14 मील दूर, 14 मील दूरी पर जगह है, इसका नाम है, क्या नाम है, धर्मत नामक स्थान है, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में शाही सेना की ओर से जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के अर्थात मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने इस युद्ध में शामिल हुए और युद्ध को लड़ा। लेकिन अंत में इस युद्ध में हमको पराजय मिली और यहाँ पर औरंगजेब विजित रहा, क्योंकि शाही सेना की तरफ से जसवंत सिंह था और इधर जो दूसरा पक्ष था जिसमें उत्तराधिकारी थे उनमें औरंगजेब और मुराद, इन दोनों की सेना के द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया था। अभी विस्तार से पढ़ेंगे एक को। दूसरा युद्ध रहा सामोगढ़ का युद्ध। ये निर्णायक युद्ध है, क्योंकि 29 मई इसके अगले महीने में 1658 ईस्वी में आगरा के पास, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में, वहां पर ये लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के द्वारा धारा के मध्य, धारा जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उसके मध्य यहाँ पे युद्ध लड़ा गया। और इसी युद्ध में उन्होंने धारा को पराजित किया और औरंगजेब की विजय हुई। और औरंगजेब ने इसी युद्ध में अपने आप को क्या कर लिया, मुगल बादशाह या सम्राट घोषित करते हुए अपने आप को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और धारा को पराजित कर दिया। तीसरा युद्ध खाजवाला का युद्ध है, इसको खाजवा का युद्ध भी कहते हैं। ये जनवरी 1659 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि फतेहपुर यूपी के अंदर है, वहां पर लड़ा गया। इसमें माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद को भेजा सेना लेकर, और जब उन्हें पता लगा कि शुजा जो है वो बंगाल की ओर जा रहा है, इसीलिए उसे क्या कर दिया, यहाँ पर बीच रास्ते में रोककर शुजा और औरंगजेब की सेना जो उसके पुत्र के द्वारा मोहम्मद के द्वारा भेजी गई थी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और उसमें शुजा पूरी तरह से क्या हो गया, पराजित हो गया। तो यही वो युद्ध था जिसमें शुजा पराजित होने के बाद जब बंगाल की ओर लौट रहा था तो बीच रास्ते में आदिवासी लोगों ने उसे मृत्यु या मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ से एक भाई समाप्त हो जाएगा तीसरे युद्ध में, अर्थात खाजवा के युद्ध में। चौथा युद्ध था निर्णायक युद्ध कह सकते हैं हम, अंतिम युद्ध था जो दोराई या देवराई जगह का नाम है, उसी के नाम से इसके 2 नाम है। दोराई भी कहते हैं इसे, दोराई का युद्ध और देवराई का युद्ध की संख्या दी जाती है। ये युद्ध लड़ा गया था मार्च, कई जगह अप्रैल भी है, मार्च अप्रैल दोनों में से अंतिम मार्च का समय, अप्रैल का प्रारंभिक समय 1659 ईस्वी में अजमेर जो हमारे राजस्थान में है, वहां पर ये अजमेर के निकट देवराई नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। इसके मध्य धारा जो सबसे बड़ा पुत्र था और तीसरे नंबर का पुत्र कौन, औरंगजेब के मध्य। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने चौथे नंबर के भाई
बाद मुराद को भी क्या कर लिया, बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया और अंत में उसे भी मृत्यु के घाट उतरवा दिया। इस प्रकार उसके दो भाई उसके रास्ते से हट गए और धारा जो था इस युद्ध में पूरी तरह हारने के बाद उस पर न्यायिक मामला चलाया गया, उसे बंदी बना लिया गया और बाद में उसे भी मौत के घाट उतरवा दिया गया। और इस प्रकार से इस चौथे युद्ध के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को हटाकर पूरी तरह से गद्दी को प्राप्त करते हुए स्वतंत्र रूप से उसने सांझा को क्या किया, कैद खाने में डालकर। कैद खाने में कहाँ पर, आगरा में। आगरा में जगह है क्योंकि आगरा सांझा की प्रिय जगह थी जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए आगरा में शाहबुर्ज है जगह, उस शाहबुर्ज में वहां पर उसको क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। क्या बनाया, बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर रखा कब से कब तक, 1658 से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 59 से वैसे तो 1686 के नाम मृत्यु के समय तक, यानी कि अपने जीवन काल के अंतिम समय तक 1659 से लेकर मतलब लगभग 7 साल 8 साल इसने क्या बिताए, कैद खाने में बिताए। ये सांझा का अंतिम समय जो था वो अपने आप में बिल्कुल ही क्या था, कठोर यातनाओं से गुजरा। इसीलिए अंतिम समय जो है वो सांझा का सही नहीं रहा। इतिहासकारों के अनुसार उसे यहाँ पर बंदी के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ा और उसी समय उसकी बड़ी पुत्री जहांआरा ने उसकी सेवा की और अंत में 1686 ईस्वी को मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये वो समय है सांझा के अंतिम काल का जिसमें उसके उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। तो हम विस्तार से क्या पढ़ेंगे, उत्तराधिकार के संघर्ष को देखते हैं। सबसे पहले धर्मत के युद्ध को देखेंगे कि धर्मत का युद्ध कहाँ और कैसे लड़ा गया। तो ध्यान से सुने, धर्मत का युद्ध शाही सेना की ओर से दशरथ सिंह ने एक विशाल सेना लेकर मालवा की ओर में कदम बढ़ाया। उधर औरंगजेब और मुराद की सेना भी 27 जनवरी 1658 को उज्जैन पहुंच गई। उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत नामक गांव के समीप दोनों के मध्य पड़ाव डाले रहते समय बीतता गया और 24 या 25 अप्रैल 1658 को दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। देखिए जनवरी में सेना आ गई, लेकिन युद्ध कब हुआ, अप्रैल में। अब 14 अप्रैल को सेना आ गई, 25 अप्रैल किताबों में अलग अलग है, इसे ध्यान से देखें। 24 अप्रैल 25 अप्रैल के लगभग यहाँ पर क्या था, युद्ध चला। 14 अप्रैल से युद्ध आरंभ हो गया था। इसलिए इस युद्ध की घटना को ये कहा जाता है कि लंबे समय चला, जिसमें औरंगजेब ने बड़ी चतुराई के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त की और शाही सेना को क्या हुआ, इसमें क्षति प्राप्त हुई, अर्थात उन्हें हानि हुई और वो युद्ध में हार गए। और अंत में धर्मत का युद्ध औरंगजेब के लिए सफल युद्ध माना गया। तो ये था पहला युद्ध, धर्मत का युद्ध, जिसको औरंगजेब की विजय हुई और शाही सेना पराजित हुई। तो 14 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लड़ा गया। वो शाही सेना कहाँ पर हुई थी, जनवरी में ही यहाँ पर आकर उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत नामक स्थान पर ठहर गई थी। दूसरा युद्ध अपने आप में निर्णायक है। इसको निर्णायक इसलिए कहेंगे कि इसमें औरंगजेब की सेना जो होगी मुराद के साथ, उसके द्वारा धारा को पराजित कराया जाएगा। क्योंकि सामोगढ़ जो जगह है वो वर्तमान में आगरा के पास स्थित है और यही 29 मई 1658 को लड़ा गया था औरंगजेब और मुराद की सेना के द्वारा। इसके विरुद्ध धारा के विरुद्ध इस युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई और सामोगढ़ के युद्ध में उत्तराधिकार का युद्ध का सबसे निर्णायक माना जाता है। क्योंकि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने आगरे के किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। याद रहे सामोगढ़ का युद्ध है जिसमें आगरे के किले पर किसने अधिकार कर लिया, आगरे के किले पर औरंगजेब ने अपना अधिकार कर लिया। कौन से युद्ध में किया, सामोगढ़ के युद्ध में आगरे के किले पर अधिकार कर लिया। इन्हें आगरा जो था, आगरे का किला जो था वो कब अधिकार में आया, सामोगढ़ के युद्ध में। और आगरे के किले पर अधिकार करते हुए उसने क्या किया, सांझा को यहीं उसने बंदी बनाया और उसको बुर्ज जो लिखा मैंने आपको, शाहबुर्ज नामक जगह वहां पर कारागार में डलवा दिया। और साथ ही साथ उसने सांझा को कारागार में डालने के साथ साथ उसने धारा को भी युद्ध में पराजित किया और धारा किधर चला गया, पंजाब की ओर चला गया। इस युद्ध में हारने के बाद, सामोगढ़ के युद्ध में हारने के बाद धारा कहाँ चला गया, पंजाब की ओर चला गया। और उसी के बाद औरंगजेब ने खुद को मुगल बादशाह या सम्राट घोषित कर दिया। इसलिए सामोगढ़ के युद्ध को अपने आप में निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दूसरा युद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि आगरा का अधिकार इसी युद्ध में किया गया, इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा। तीसरा युद्ध महत्वपूर्ण है खाजवा, जिसमें एक भाई का सफाया होगा, जिसमें जनवरी 1659 में लड़ा जाएगा यूपी में। यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया, सामोगढ़ की विजय के बाद धारा का
वहीं उसे सूजा के होने का समाचार मिला और सूजा को रोकने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था मोहम्मद। आजम मोजम के नाम से जानते हैं। मोजम था ये यूपी के फतेहपुर जिले में खाजवा एक छोटा सा गांव था जहां ये युद्ध हुआ जनवरी 1659 ईस्वी को और औरंगजेब और शुजा के बीच ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में औरंगजेब के द्वारा शुजा को क्या कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। औरंगजेब के द्वारा इस युद्ध में शुजा को पराजित कर दिया गया और जब शुजा पराजित हो गया तो वो बंगाल की ओर लौट रहा था। तब बीच रास्ते में आदिवासी जाति के लोगों ने क्या किया, शुजा को मृत्यु घाट उतार दिया। आदिवासी, ये भी याद रहे कि किसने, आदिवासी जो जाति थी उन्होंने बीच रास्ते में उसे क्या किया, मौत के घाट उतार दिया और उस प्रकार शुजा की मृत्यु कब हो गई, खाजवा के युद्ध के समय के बाद। अगला नंबर 4 आता है देवराई का युद्ध। देवराई अजमेर के पास स्थित है। इस युद्ध में औरंगजेब और धारा के मध्य युद्ध लड़ा गया और ये 5 अप्रैल का युद्ध था जो 1659 में लड़ा गया। इस युद्ध में धारा की पराजय हुई और बाद में उसे गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया और अंत में औरंगजेब ने धारा का वध भी कर दिया। धारा को इस युद्ध में कैद करके बंदी गृह में डालकर उसकी हत्या करवा दी गई और इस प्रकार धीरे धीरे उसने क्या किया, शाही सेना को अपने वश में कर लिया और अपने सबसे छोटे भाई जिसका नाम था मुराद, उसे भी क्या कर लिया, उसे भी जेल में डालकर बंदी बना दिया और उसके बाद उसे भी मरवा दिया और इस प्रकार उसने देखते देखते अपने सभी प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटा दिया। अर्थात उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी वो उसके प्रतिद्वंदियों के माध्यम थी, लेकिन उसने क्या किया, चतुराई के साथ अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हटाकर अंतिम रूप से गद्दी को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से उत्तराधिकार संघर्ष जो है वो समाप्त हुआ और हिंदुस्तान की बादशाहत जो है उसको प्राप्त हो गई औरंगजेब को। तो ये थे उत्तराधिकार के युद्ध। अब पढ़ेंगे नंबर 4 पॉइंट है आज का अंतिम, सांझा के अंतिम दिन और उसकी मृत्यु एवं उसका मूल्यांकन। 3 चीजें इसमें। सांझा के अंतिम दिन देखते हैं जो दिखाई दे रहे हैं युद्धों के आधार पर कि सांझा के अंतिम दिनों में आगरा के दुर्ग में शाहबुरुज नामक स्थान पर उन्होंने 8 वर्ष तक बंदी या कठोर यात्राओं में जीवन को बिताया। वो है ना 8 वर्ष सीधे सीधे, क्योंकि 1659 से लेकर 66 तक उन्होंने जीवन को बिताया जो अपने आप में 8 वर्षों का जीवन था और ये कारागार में उन्होंने बिताया जहां पर उसकी पुत्री जहांआरा ने पितृभक्ति भाव से उसकी सेवा की और अंत में जनवरी 1666 यहाँ पर इसका मृत्यु का टाइम है, जनवरी 1666 में उनकी मृत्यु हो गई और 22 जनवरी 1666 को सांझा क्या बना, सांझा की 76 वर्ष की आयु में मृत्यु होने के बाद, कितने वर्ष की आयु में 74, 76 वर्ष की आयु में सांझा की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात उसकी अंतिम समय की जो इच्छा थी वो भी ये थी कि वह अंतिम समय ताजमहल की ओर अपलक नेत्रों से, अपलक का मतलब बिना पर के झुकाए, उसने अंतिम समय जो बिताया वो ताजमहल की ओर देखते हुए बिताया। ताजमहल क्या था, उनकी पत्नी जो थी, बेगम जो थी मुमताज महल, उसकी याद में बनाया गया था जिसका नाम था अंजुमन बानो बेगम जो आसिफा की पुत्री थी और नूरजहां की भतीजी थी। तो इसीलिए उन्होंने अंतिम समय तक ताजमहल को अपलक आंखों से निहारता रहा और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। और देखिए औरंगजेब की कट्टरता वहां भी सिद्ध होती है कि जब सांझा की मृत्यु हो गई तत्पश्चात भी उसने उसका शाही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करवाया। उसमें अपने आप में सांझा को कट्टरता के आधार पर देखा जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि अंतिम संस्कार के समय वो शाही तरीके से संध्या करने की अनुमति देकर सांझा का पार्थिव शरीर ताजमहल में उसकी प्रीतमा जो थी मुमताज महल उसके पास वहां पर सामान्य तरीके से दफनाया गया। तो ये उसके अंतिम दिन और मृत्यु जो कि 1666 ईस्वी में हुई और अंतिम समय तक उन्होंने ताजमहल को निहारते हुए अपनी अंतिम इच्छा को जाहिर किया और अंत में उसकी चिता या जिसको ये कह सकते हैं उसका शव जो है कहाँ पर रखा गया, ताजमहल में, वहीं आगरा में रखा गया, वहीं उनको दफनाया गया जहाँ पर मुमताज महल को दफनाया गया था। अब है उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन देखिए इतिहासकार के अनुसार 2 तरीके से किया जाता है, अर्थात 2 प्रकार के इतिहासकार हैं। एक भारतीय इतिहासकार जो सांझा को एक व्यवस्थित शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ में विदेशी भी आएंगे जैसे V.S. स्मिथ जो थे, इनके अनुसार सांझा के बारे में क्या लिखा है, उन्होंने सांझा को किस प्रकार का शासक बताया है। V.S. स्मिथ जो है वो ये कहते हैं कि सांझा एक सामान्य मानव के रूप में और शासक के रूप में दोनों में ही क्या रहा,
असफल रहा, अर्थात वो उसकी आलोचना करते हैं, वो उसको सफल शासक नहीं स्वीकार करते हैं। ये ऐसे विद्वान कौन थे, इतिहासकार कौन थे? V.S. स्मिथ, जो कि उन्हें सामान्य मानव जीवन और बादशाह और शासक के रूप में उन्हें असफल घोषित किया। जबकि अधिकांश विद्वान और इतिहासकार जो है सांझा को अपने विचारों के आधार पर, अपने मतों के आधार पर एक सफल शासक के रूप में घोषित करते हैं। जैसे भारतीय इतिहासकारों ने सांझा को एक महान शासक घोषित किया, अर्थात जिसका शासनकाल जो था वो अपने आप में क्या था? परिपूर्णता का काल था। भारतीय इतिहासकार जो है वो क्या कहते हैं कि सांझा का शासनकाल क्या था? अपने आप में परिपूर्ण काल था। परिपूर्ण का तात्पर्य यहाँ पर इससे हर क्षेत्र में उसका विकास हुआ, अर्थात उन्नति का काल था, इसलिए परिपूर्ण काल था। जो कि सांझा के काल का विकास देखें तो सांझा एक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ भी था, कुशल शासन प्रबंधक भी था और न्याय के क्षेत्र में भी सांझा ने उल्लेखनीय कार्य किया, अर्थात वह न्यायप्रिय शासक या बादशाह था। ये कौन मानते हैं? भारतीय इतिहासकार। इस रूप में सांझा के मूल्यांकन के रूप में ये स्वीकार करते हैं कि सांझा जो था वो साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सांझा ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इसीलिए उसने भारतीय इतिहास को मध्यकाल के, मुगल काल के उस समय को क्या बनाया? स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल के रूप में बनाया। इसीलिए सांझा का काल स्थापत्य की दृष्टि से क्या माना जाता है? मध्यकाल का स्वर्णिम काल माना जाता है। क्योंकि चीजें जो है इस आधार पर हमें पता लगती है जो कि इतिहास में इतिहासकारों के द्वारा उल्लेखित की जाती है। क्योंकि सांझा के समय में कलाओं में विकास की बात करें तो कला में कौन सी कला ज्यादा उन्नत हुई थी? कला में स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला जो थी उसमें भवन निर्माण कला जो थी अपने आप में अनोखी थी। स्मारक जो बनाए अपने आप में अनोखे थे, महल बनाए अपने आप में अनोखे थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में आगरा में ताजमहल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण था, जो सांझा की इमारतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए उसे स्थापत्य की दृष्टि से सांझा के काल को क्या मानते हैं? स्वर्णिम। क्या मानते हैं? स्वर्णिम काल। कौन सा काल? गोल्डन पीरियड ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री इन सांझा पीरियड। अर्थात सांझा का काल जो माना जाता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, विशेष रूप से मुगल वंश का स्वर्णिम काल जाना जाता है। क्योंकि इतिहास में तक दो ही स्वर्णिम काल आए हैं। एक प्राचीन भारतीय इतिहास में रहा जो गुप्त वंश के शासकों के समय रहा, चंद्रगुप्त के समय रहा, और दूसरा जो स्वर्णिम काल आया भारत में वो मध्यकाल में मुगल वंश के समय, विशेष तौर पर सांझा के काल को इसके लिए उल्लेखनीय माना गया है। तो इतिहास समय से के अनुसार इस चीज को अंकित करता है कि कौन से शासक ने किस प्रकार के कार्य किए, उस काल को किस नाम से जाना जाए। तो सांझा के काल को स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, जिसने दिल्ली, आगरा और भी बहुत सी जगह की इमारतों का निर्माण करवाया, जो अपने आप में उस समय के अनुसार व्हाइट मार्बल, जिसको सफेद संगमरमर कहते हैं, उससे अनेक इमारतों को निर्मित करवाया जो अद्भुत थी। उनकी कला और शैली के आधार पर उस समय को स्थापत्य में श्रेष्ठ माना गया। इसका फर्ग्यूसन और विदेशी विद्वानों और इतिहासकारों और कलाकारों के द्वारा भी क्या किया गया? सम्मानजनक रूप से उसको व्याख्यात किया गया। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसमें सांझा पूरी तरह से कंप्लीट है। अगली क्लास में हम जो लेंगे वो इस मुगल वंश के छठे और अंतिम शासक, इस रूप में मुगल वंश के विकास के रूप में करने वाले शासकों में छठा शासक जो है वो है औरंगजेब, जो कट्टर धार्मिक सुन्नी मुसलमान था। उसका अध्ययन करेंगे क्योंकि वहीं से मुगल वंश अवनति की ओर अथवा पतन की ओर चलेगा और बाद में उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी से आगे लंबे समय तक खींचेंगे, लेकिन विशेष उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो आज हमने